तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज हमारे ये दूसरा सेट होगा, ठीक है। और दूसरे सेट में आप जैसे देख रहे हैं कि बिहार एसएससी सचिवालय सहायक मुख्य परीक्षा 2013 का यह प्रश्न होने जा रहा है, ठीक है। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि आज का हमारा पहला प्रश्न होगा। देखिएगा जैसे दिया है कि पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। देखिए क्या है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है मेरा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग कितना। तो मेरे दोस्त आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट जो भारत की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, उसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। कितना मेरे दोस्त, तो 8,848.86 मीटर है, लगभग में इतना मीटर वो ऊंचा है। तो अगर ये देखा जाए कि पॉइंट से, तो इसके रिलेट में सबसे नज़दीक कौन पड़ेगा मेरे दोस्त, तो इसके नज़दीक में सबसे पड़ेगा ये 8,850। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही जवाब देना होता है कि ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में मेरा है, तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न मेरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच में पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये सतपुड़ा जो पहाड़ी है, यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, तो यह मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। और ये जो होता है ये दो नदियों के बीच में पड़ता है। कौन कौन सी नदी मेरे दोस्त, तो एक पड़ता है नर्मदा, क्या पड़ता है ध्यान दीजिएगा, एक पड़ता है मेरा नर्मदा, क्या पड़ता है मेरे दोस्त, तो एक पड़ता है नर्मदा, एक है नर्मदा, एक है मेरा नर्मदा। और दूसरी कौन सी है मेरे दोस्त, तो दूसरा है ताप्ती। तो इन दोनों नदियों के बीच में पड़ता है सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न मेरा है क्या, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न मेरा है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच में स्थित है। मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच में पड़ता है। किन के बीच में, तो इंडिया, आपको बता दें कि इंडिया और चाइना का बीच में पड़ता है। यह इंडिया और चीन के बीच में पड़ता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मैकमोहन जो है किन किन देशों के बीच पड़ता है, तो भारत और चाइना के बीच में। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन मेरा डी सही होगा, ठीक है। रेड क्लिफ जो होता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न मेरा होगा, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि जो मैप होता है ना, मैप में सभी तरह के लाइन दिखाए जाते हैं, लाइन से दर्शाया जाता है। और इस लाइन में जो समान दाब वाली रेखाएं होती है, ध्यान दीजिएगा, समान दाब वाली रेखाएं होती है, तो उसको मेरे दोस्त कहा जाता है आइसोबारस। क्या कहा जाता है, आइसोबोरस ऐसे कहा जाता है, आइसोबारस लिखा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि समान दाब वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो समान दाब वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोबारस, ठीक। तो अगला चलते हैं। और अगला होगा हमारा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में कांग्रेस सरकार ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था मेरे दोस्त 1920 में। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यह असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। और आपको हम बता दें कि इसकी प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि झांसी की रानी किसे कहा जाता है भाई, तो झांसी की रानी कहा जाता है लक्ष्मीबाई को, ठीक है, लक्ष्मीबाई को। आपको हम बता दें कि लक्ष्मीबाई का विवाह जब 1842 ईस्वी में, याद रखिएगा, ये 1842 में जब गंगाधर राव के साथ हुआ था। किसके साथ, गंगाधर राव के साथ हुआ था। वो क्या थे, वो थे मेरठ के शासक थे उस समय, ठीक है। तो उनकी शादी के बाद ही उनका नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाने लगी थी, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई मुक्त है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि
प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष बने थे, आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ष नेहरू जी पहला बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते। तो मेरे दोस्त, आपने लाहौर अधिवेशन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। किसका? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, उसी में पहली बार नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और उसी के समय, तो पहली बार नेहरू जी को कब बनाया गया था मेरे दोस्त? 1929 में बनाया गया था। लाहौर अधिवेशन के समय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे, सॉरी प्रथम नहीं, पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो चलिए 8वां प्रश्न को देख लीजिए। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, यानी निम्न व्यक्तियों के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? तो इसका सही जवाब होगा मेरे दोस्त, देख लीजिएगा कि विजय घाट जो है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ जो दिए गए हैं उनके बीच आप सुन लीजिए, जैसे कि अंबेडकर जी हैं तो इनके विजय घाट को कहा जाता है चैत्य भूमि। इंदिरा गांधी है, इनके विजय घाट को कहा जाता है, मैंने कि समाधि स्थल को कहा जाता है, सॉरी विजय घाट को नहीं, समाधि स्थल को कहा जाता है शक्ति स्थल। और राजीव गांधी जो है, इनके समाधि स्थल को कहा जाता है वीर भूमि, ठीक है। महात्मा गांधी जो है, उनके विजय समाधि स्थल को कहा जाता है राजघाट। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगला चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। तो राष्ट्रीय गीत जो मेरे दोस्त है, यह वंदे मातरम जो है वो उसको कहा जाता है राष्ट्रीय गीत, और वो जो है वो आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे कब अपनाया गया था मेरे दोस्त? तो इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नगर कुंजीकुंड कहलाता था। पिछले समय में नगर कुंजीकुंड, जो वर्तमान में नगर कुंजीकुंड है, वो पिछले टाइम में क्या कहलाता था? तो मेरे दोस्त बता दें हम आपको कि नगर कुंजीकुंड जो है पिछले समय में कालीकट के नाम से जाना जाता था। कालीकट तो आप जानते हैं कि जहाँ पर वास्को डी गामा 1498 में पहली बार भारत आया था, ठीक है। तो इसी तट पर वो उतरा था, जो कि केरल में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा मेरे दोस्त। तो अगला प्रश्न मेरा है कि तलचर कोयले की खान यहाँ स्थित है। तो तलचर जो है मेरे दोस्त, यह जो होता है एक थलचर होता है और एक तलचर होता है। तो ये जो तलचर है ना, ये कोयले की खान पड़ता है मेरा उड़ीसा में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो जी देखिए, ये जो ग्रह है, यह जो ग्रह है उसको कहा जाता है केपलर 6b। कौन सा दोस्त मेरे? केपलर 6b। यहाँ पर से देखने से सूर्य जो होता है 2 बार उदय दिखाई देता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिएगा 13 नंबर है कि संथाल जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। संथाल जनजाति जो है मेरे दोस्त, यह मुख्य रूप से झारखंड की जनजाति है। जो मुंडा जनजाति है ना, उसका एक पार्ट होता है, मतलब उसी में आते हैं यह संथाल जनजाति, ठीक है। और संथाल जनजाति जो है यह झारखंड का होता है, ठीक है। झारखंड के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, ऑप्शन में ये पूछ रहे हैं कि किस में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो झारखंड के आजू बाजू जो राज्य होगा उसमें कुछ ना कुछ पाए जाते हैं, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल। नहीं पाए जाते हैं किस में? तो असम में नहीं पाए जाते हैं संथाल जनजाति, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न देख लीजिएगा मेरा कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सारे प्रश्नों को गौर कीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ होते हैं। देखिए 14 नंबर है कि भारत में विशाखापट्टनम समुद्र तट यहाँ विशाखापट्टनम करें, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ पर है। कहाँ पर है मेरे दोस्त? तो सबसे ज़्यादा जो लंबा समुद्र तट है ना, वो मेरीना बीच होता है, ठीक है। मेरीना बीच चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा, जैसे है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो मेरे दोस्त आपको बता दें, कोई मैप आप देखिएगा, देखे होंगे। तो देखिए अगर ये झारखंड है तो झारखंड के उत्तर में बिहार पड़ता है, ठीक है। पूरब में पड़ता है पश्चिम बंगाल, सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में पड़ता है उड़ीसा, ठीक है, और पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश। तो ये रही झारखंड की चौहद्दी। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं हम। और अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला प्रश्न है हमारा कि 16 नंबर प्रश्न है कि सबसे अंदर भूमि द्वार घिरा पतन कौन सा है। यानी कौन सा ऐसा पतन है, पतन का मतलब कि समुद्र तट,
यानी कि बंदरगाह आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि घिरा हुआ है, मैंने चारों तरफ से घिरा है, यानी लैंड है, यानी 3 तरफ से भूमि से और एक तरफ जो होगा जल होगा उसका, तो ऐसा कौन सा लॉकलैंड है। तो मेरे दोस्त इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो विशाखापट्टनम है वो एक लॉकलैंड पतन है, ठीक है। यानी 3 तरफ से घिरा हुआ है इधर भूमि से और एक तरफ है जल उसका। चलिए अगला प्रश्न के लिए 17 नंबर है कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राजमार्ग का क्रम कितना है। तो देखिए DA यानी दिल्ली से आगरा ये होता है NH1 और DK यानी कि दिल्ली से कोलकाता ये होता है NH2। तो दिल्ली से कोलकाता के लिए NH2 मेरा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा मेरे दोस्त। तो अगला प्रश्न मेरा होगा, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मेरे दोस्त केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है, एक ही राज्य है जो केसर का सबसे मुख्य रूप से उत्पादन करता है और वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में केसर का उत्पादन किया जाता है और इसको अकॉर्डिंग ऐसा आंसर होगा मेरा जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा 19 नंबर है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है, यानी रबी का कटाई किस मौसम में होता है। कहने का मतलब सीधा सीधा रबी जो कि गेहूँ चना उना जो होता है ना, इसको रबी कहते हैं। और ये जो मेरे दोस्त होता है ये मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी कटाई की जाती है, यानी सही आंसर मेरा होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है, यानी बिहार में कौन सा कारखाना है, लोहा का कारखाना है। सीधा बात समझिए, तो बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो बिहार में हम आपको बता दें दोस्त मेरे कि बिहार में कोई भी इस्पात कारखाना है ये नहीं है, यानी सही ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न मेरा होगा कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये मेरे दोस्त जो नरोरा पड़ता है यह नाभिकीय शक्ति संयंत्र है और यह जो होता है यह उत्तर प्रदेश के बुदेल शहर में पड़ता है, यानी सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी बुदेल शहर। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि सीधा समझिए कि कोयला का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है। तो हम आपको बता दें कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। कोयले कितने प्रकार होते हैं दोस्त, 4 प्रकार होता है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। 4 में सबसे लो कैटेगरी का कोयला होता है पीट, क्या कहा जाता है, पीट। दूसरा होता है लिग्नाइट, ठीक है। तीसरा होता है बिटुमिन्स और चौथा होता है एंथ्रासाइड, ठीक है, एंथ्रासाइड होता है। तो सबसे कमज़ोर कोयला जो होता है, सबसे ख़राब किस्म का कोयला जो होता है निम्न कोटि का, वो पीट होता है और सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइड, जिसमें 85+ % में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, एंथ्रासाइड। अगला प्रश्न होगा कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे दोस्त। तो नदी के द्वारा जब मिट्टी को जमाव करता है तो उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी तो नहीं दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा मेरे दोस्त, जलोढ़ मिट्टी नहीं दिया है तो इसके अकॉर्डिंग मेरा हो जाएगा कौन सा, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा हो जाएगा कि उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एलुविला। उसका इंग्लिश वर्जन क्या है, तो उसका इंग्लिश में नाम उसको कहा जाता है एलुवियल, यानी कि सही आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा, सही आंसर होगा मेरा ऑप्शन ए, एलुवियल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरा कि चीन की संसद का क्या नाम है। तो चीन की संसद का नाम है मेरे दोस्त राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या नाम है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है, चीन की संसद का नाम है, ठीक है। इसी तरह से USA की संसद का नाम है कांग्रेस और जापान की संसद का नाम है डायट। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर कि नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी जो थे मेरे दोस्त, जब से देश में स्वतंत्रता हुई थी और संविधान लागू हुआ था, वहाँ से लेकर के 1964 तक हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, यानी उनका लास्ट कार्यकाल था 1964 में, वहाँ तक बने थे वो। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संशासित प्रदेशों की संख्या क्या है। भारत में संशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो परीक्षाकालीन यानी उस समय जब परीक्षा हुआ था 2013 की बात था, क्योंकि इसमें आज के डेट में तो 8 हैं, तो 8 तो दिया नहीं है, लेकिन उस समय में कितने थे मेरे दोस्त, 7 थे, ठीक है। उस समय कितने थे, 7 थे, 13 का है तो 13 में 7 थे। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी। तो ये थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। और ये किस राज्य से बनी थी मेरे दोस्त, तो ये बनी थी UP यानी कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। यह भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है
कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। कौन है इनमें ऑप्शन में जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है जीतने का? तो मेरे दोस्त आपको बता दें कि आज के टाइम में जो हमारे चिराग पासवान जी हैं, उनके पिताजी चिराग पासवान के पिताजी यानी कि रामविलास पासवान जो है, इन्होंने लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? मेरे दोस्त याद रखिएगा ये प्रश्न, ठीक है, देखने को मिल जाता है अक्सर। प्रश्न यही प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखिएगा, फ्रंटियर गांधी जो है मेरे दोस्त, वो अब खान अब्दुल गफ़र खान को कहा जाता है। इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन का, और प्लस में एक आंदोलन था जिसको कहा जाता था खुदाई खिदमतगार, यह जो था एक आंदोलन था, इसके भी नेतृत्व इन्होंने किया था, शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। तो सबसे पहला अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति किस साल गए थे? इसका कहने का मतलब ये है, तो आपको पता है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था? यूरिन गागरिन, रूस के थे। ठीक है, और वो जो थे कब गए थे मेरे दोस्त? तो वो 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी सबसे पहली बार कब अंतरिक्ष में गया था? तो वो गया था 1961 में। तो मेरे दोस्त अगला प्रश्न को देखिएगा। और अगला प्रश्न है मेरा कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 जो होता है मेरे दोस्त, यह वसीय अम्ल का एक कैटेगरी में आता है। ठीक है, यह वसीय अम्ल होता है ओमेगा 3। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न है मेरा कि 32 नंबर प्रश्न होगा कि निम्न में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित? कौन है इनमें जो कि परमाणु संरचना के सिद्धांत में उनका कोई भी योगदान नहीं रहा है? ठीक है, तो देखिए डाल्टन थे, परमाणु सिद्धांत इन्होंने था, रदरफोर्ड का भी था, इसमें बोहर का भी था, मैडम क्यूरी जो थी ने इनका परमाणु सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, इन्होंने रेडियम की खोज की थी और रेडियो एक्टिविटी जो है उसके बारे में इन्होंने शोध किया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न को देख लीजिएगा कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। कौन सा यौगिक ऐसा है जिसका यूज शीशा में भी और साबुन बनाने में भी किया जाता है? तो वो मेरा दोस्त है पोटेशियम। पोटेशियम का यूज जो है दोनों बनाने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। यानी परमाणु भार जब निकालना होता है तो किस तत्व का यूज किया जाता है? आप सभी को पता होगा कि कार्बन 12 को लेकर के, कार्बन 12 1/12 तक लेकर के किसी भी तत्व का परमाणु भार निकाला जाता है। तो आंसर होगा कार्बन ए, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगला दोस्त 35 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक है, पहले को कहा जाता है प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्राइटियम कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क? तो पिंच ब्लेड जो होता है ये यूरेनियम का अयस्क होता है मेरे दोस्त। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो इस चीज़ का सही आंसर होगा कि देखिए एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में सबसे ज़्यादा जो होता है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो होता है ये एल्युमिनियम और तांबे का मिश्र धातु होता है। ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम और तांबे का यानी कि कॉपर का होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है 89% तक जो होता है इसमें कॉपर पाया जाता है, यानी मुख्य घटक होता है कॉपर, यानी तांबा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा मेरे दोस्त कि अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक, यानी अकार्बनिक यौगिक का यूज करके कार्बनिक यौगिक बनाया गया था, ये कौन सा है पहली बार? तो ये है मेरा दोस्त यूरिया। आपको पता होगा कि यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, वो भी कैसे? अकार्बनिक यौगिकों से। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि अगला प्रश्न है हमारा कि बुर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त, मैंने किसको प्राप्त करने के लिए बुर्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो ये है मेरे दोस्त एल्केन को। तो इसी तरह से अगला प्रश्न मेरा होगा मेरे भाई, देखिएगा कि प्रश्न का लेवल क्या होता है और इसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा ना तो कहाँ तक जाकर पढ़ना ये आप चीज़ को, इसी के लिए हम आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सिरके का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्तों? सिरके का पीएच मान जो होता है आपको हम बता दें कि 2.5 से लेकर के 3 के रेंज में होता है। तो सही आंसर मेरा क्या होगा आंसर दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए जो 41 नंबर है कि ग्लिसरॉल के प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या में दोस्त 3 होता है। ठीक है, वो ट्राई फॉर्म में होते हैं। ठीक, OH का 3 फॉर्म होता है, तो इसीलिए ऑप्शन होगा ए सही।
प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या होता है मेरे दोस्त? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रथम उत्पाद जो होता है मेरे भाई वो होता है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। इसका सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मशरूम किसका उदाहरण है? तो मशरूम मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि मशरूम एक तरह का कवक होता है। जो मशरूम हम खाते हैं छत्ता वाला वो कवक का प्रजाति होता है। सही आंसर होगा कवक। चलिए यह प्रकंद का एक उदाहरण है। देखिए कंद जो होते हैं, कंद के कई प्रकार होते हैं। एक होता है कंद होता है, ठीक है, कंद माने तना, तना के कई प्रकार होते हैं, तना होता है। एक सल्क कंद होता है, ठीक है, सल्क कंद होता है, और एक प्रकंद होता है, ठीक है। इसके 3 कैटेगरियाँ होती है। तो कंद में कौन आ जाते हैं मेरे दोस्त? तो कंद में आलू आ जाता है। क्या आ जाता है? आलू, ठीक है। सल्क कंद में कौन आ जाते हैं? तो लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं? सल्क कंद, क्योंकि उनका छिलका होता है ना, तो इसमें आता है सल्क कंद, आलू और प्याज और लहसुन, ठीक है। और प्रकंद में आते हैं अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी जो होता है मेरे दोस्त यह प्रकंद का उदाहरण होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न को देखिएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा, यानी सबसे तेज़ आवाज़ कौन निकालता है मेरे भाई? तो वो निकालता है ब्लू व्हेल, नीली व्हेल निकालती है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न को देख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद कौन सा है, यानी कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि प्रकाश संश्लेषण में भी निकलता है और शोषण की प्रक्रिया में भी निकलता है। तो वो है मेरे दोस्त कौन चीज़? तो जल। जल जो होता है देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी उत्पादित होता है, और श्वसन जब करते हैं तो भाप निकलता है, यानी उसमें भी जल होता है, यानी ऑप्शन डी सही होगा मेरा। तो अगला प्रश्न को देखिएगा 47 नंबर कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? तो देखिए थोराइड ग्रंथि जो होती है गले की, वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? तो यकृत जो होता है वो होता है। चलिए अगला है कि कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? देखिए सामने ही आ गया कि कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है, यानी पित्त किससे निकलता है? तो पित्त मेरे दोस्त यकृत से निकलता है, यानी लीवर से निकलता है। और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है, मैंने ये कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। चलिए अगला है कि रिकाम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव है। जब डीएनए ये इसका जब विकास हुआ था तब कौन सा चीज़ बना मेरे दोस्त? तो फिंगरप्रिंट जो होता है ना, डीएनए टेस्ट, वो बना। ये ऑप्शन ए मेरा सही होगा। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरा कि ये 49 नंबर अभी हमने बनाया। चलिए 50 को देख लीजिए। 50 से मेरा कि निम्न का कारण विषाणु है, यानी कौन सा रोग है जिससे कि विषाणु के द्वारा होता है, यानी उसका कारक विषाणु है। तो विषाणु के रूप कौन सा होता है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेबीज जो होता है, जो कुत्ते के काटने से होता है, वो विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए गति को काइनेटिक्स कहा जाता है, लेकिन गति के अध्ययन को कहा जाता है काइनेमेटिक्स। क्या कहा जाएगा? काइनेमेटिक्स। तो ऐसा सही कौन सा होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत जो है यह प्लंक ने दिया था मेरे दोस्त, जिसमें कि प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं किसी चीज़ पर पड़ते हैं और वो उसका यूज होता है। तो ये प्लंक कॉन्स्टेंट किसने दिया था? तो हमने क्वांटम सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये प्लंक ने दिया था। ऑप्शन सी सही होगा। तो आज के इस पार्ट में मेरे दोस्त मैंने 52 क्वेश्चन किया है, और इसी तरह से 2 और पार्ट लेकर आएंगे, जिससे कि हमारा सेट 150 का जो है वो पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप हमसे जुड़े रहिए।